हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? तो हम 500 की सीरीज़ को लेके चल रहे थे, तो आज हम 500 की सीरीज़ आपका लेके चलेंगे। तो चलिए, इसके पहले हमने आपको 2 वीडियो बना दिया है। आप जाइएगा, वहाँ से प्लेलिस्ट हमने बना के रखा है 500 सीरीज़ का, तो आप वहाँ से देखिएगा। आज हम तीसरी वीडियो लेके चल रहे हैं और जैसा कि हमने आपको कहा है कि हम 500 की सीरीज़ लेके चलेंगे और सीडीपी का हम 500 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए, आज अब हम तीसरा लेके चलते हैं आपका वीडियो, और आप उसको देखिएगा, प्लेलिस्ट से जाके देखिएगा। और अगर आप हमें कमेंट करेंगे कि ईवीएस का भी 500 मैं क्वेश्चन लेके आऊँ, तो आप हमें कमेंट करिएगा, तो मैं ईवीएस का भी 500 क्वेश्चन आपको लेके आऊँगी। तो चलिए देखते हैं, आज हम पहला अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चों ने उत्तर को सही तरीके से याद नहीं किया है। 2 है, बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेना चाहिए थी। 3 है, व्यवस्था फेल हुई है। 4 है, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो फटाफट से आंसर आप सभी बताइएगा, इसका क्या होगा? फटाफट से बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी क्या होगा? तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि बच्चे ने उत्तर सही तरीके से याद नहीं किया। ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे बच्चे को बिल्कुल गलती नहीं देंगे। यहाँ पे जितनी भी गलती रहेगी वो आपकी गलती रहेगी, क्योंकि सीटेट हमेशा कहता है, हमारा एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चा हमेशा क्या होता है, यहाँ पे निर्दोष रहेगा। आप हमेशा यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, बच्चा हमेशा यहाँ पे राजा रहेगा, उसकी कोई गलती नहीं रहेगी। जो भी गलती रहेगी यहाँ पे आपकी रहेगी। तो हम उस तरीके से देखते हैं। सेकंड देखते हैं, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य है, मतलब योग्य नहीं है, तो बिल्कुल नहीं। व्यवस्था फेल हुई है, यहाँ पे क्या होगा? व्यवस्था फेल हुई है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे की गलती नहीं देंगे, हम टीचर की गलती देंगे। तो व्यवस्था क्या हुई? फेल हुई, तो मतलब यहाँ हमारी टीचर की गलती है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। 2 है, रटने को प्रोत्साहित करके। 3 है, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर। 4 है, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा आप, इसमें क्या होगा आंसर आपका? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बिल्कुल नहीं। आप किसी भी परीक्षा के परिणाम पे केंद्रित नहीं होंगे। अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बच्चा अगर क्लास 3 में पढ़ा है तो हम उसे क्लास 4 की चीज़ें पढ़ाएं और अपने अधिगम मतलब सीखना, बच्चे को किसी चीज़ को सिखाना और उसे हम सिखाने के लिए दूसरी क्लास का बल दें, ठीक है। और देखते हैं, रटने को प्रोत्साहित करना। रटना हमारा क्या है? निगेटिव वर्ड है। जहाँ भी रटना आ जाए समझ लीजिए वो गलत है। एनसीएफ हमारा रटने को नहीं मानता है। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा। हम कहीं भी अपनाएंगे तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को ही क्या करेंगे? अपनाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। पूछा क्या है? बीजों का अंकुरण संकल्पना। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? विद्यार्थी द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। 2 है, श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। 3 है, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। 4 है, विस्तृत व्याख्या करना। तो फटाफट से आंसर बताइएगा, इसमें से क्या हो सकता है आप सभी? देखिए, पूछा कि आपको बीजों का अंकुरण संकल्पना पूछा है। अंकुरण संकल्पना का मतलब, अगर आप एक बच्चे को क्या करते हैं, बीज के बारे में पढ़ाते हैं कि बीज बीज कैसे अंकुरित होता है और कैसे पौधा बनता है, तो उसमें इसमें से ऑप्शन क्या सही होगा? तो चलिए हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि विद्यार्थी द्वारा बीज को बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। देखिए, विस्तृत व्याख्या करने से विद्यार्थी उतना नहीं सीख पाएगा। बीज की वृद्धि के चित्र दिखाकर, अगर चित्र सिर्फ दिखाएंगे तो विद्यार्थी सिर्फ चित्र को देख के उतना अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे? चारों चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे, इसमें से जो सबसे स्ट्रांग आंसर रहेगा आप उसी को आंसर देंगे, ठीक है। सैंपल पर चित्र बनाना और वर्णन करना, ये भी नहीं है, ठीक है। देखिए, ये एक तरीके से हम सही मान सकते हैं कि मतलब बच्चे को हम सैंपल पर चित्र बनाकर दिखा रहे हैं तो बच्चा थोड़ा बहुत समझ सकता है, लेकिन हमें इन चारों में से देखना है सबसे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन आंसर, सॉरी आंसर क्या होगा हमारा।
तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, विद्यार्थी द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। मतलब यहाँ पे विद्यार्थी क्या करता है कि बीज बोता है। अगर हम प्रैक्टिकली कोई चीज़ करते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। देखिए, अगर आपको हम सैंपल पर कोई चित्र दिखा दें या बीज की वृद्धि का चित्र दिखा दें या आपको हम ऐसे लेक्चर दे दें, तो उससे ज़्यादा आप अगर हम आपको वो चीज़ें करवाएँ तो वो ज़्यादा आपको क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ पे क्या करेंगे, चीज़ों को समझ पाएँगे। तो जैसे यहाँ पे वही दिया है क्वेश्चन कि विद्यार्थी द्वारा पौधे के बीज बोना, मतलब कि जब विद्यार्थी बीज को बोएगा तो ये चीज़ें वहाँ पे उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय वो खुद से बोएगा और खुद से अवलोकन करेगा, तो वो चीज़ें प्रैक्टिकली करेगा तो वो चीज़ें उसे ज़्यादा समझ में आएँगी। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा है, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या है? पूछा है कि समावेशी शिक्षा ऑप्शन नंबर 1 पूछा है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ऑप्शन नंबर 2 है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर 3 है, तथ्यों की शिक्षा मतलब मतारोपण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 है, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो आप फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। समावेशी शिक्षा के बारे में बताइएगा क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें हमारा आंसर कौन सा होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर 4 से हम देखते हैं, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, समावेशी शिक्षा हमारा ये नहीं करती है। तथ्यों को शिक्षा मतलब मतारोपण से संबंधित है, ये भी नहीं है। दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, बिल्कुल भी नहीं। हमारा समावेशी शिक्षा कठोर चीज़ों को बढ़ावा मतलब कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा नहीं देती है। शिक्षा में विविधता का क्या करती है, उत्सव मनाती है। क्या समावेशी शिक्षा हमारा होता क्या है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो समान छात्र होते हैं या जो दिव्यांग छात्र होते हैं, उसमें क्या होता है कि उन्हें एक समान अवसर मिलता है क्या, शिक्षा प्राप्त करने का। तो इससे क्या होता है कि जैसे किसी भी तरीके का छात्र हो उसे हमारा समावेशी शिक्षा क्या कहता है कि उसे हम समान तरीके से शिक्षा को प्रोवाइड करें। ऐसा है कि नहीं कि हमारा अगर एक दिव्यांग बच्चा है तो हम उसे अलग शिक्षा दें और एक हमारा सामान्य बच्चा है तो उसे अलग शिक्षा दें, ऐसा नहीं। दोनों को साथ बैठा के बराबर का क्या करेंगे, शिक्षा देंगे। ये हमारा क्या है, समावेशी शिक्षा है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? ऑप्शन नंबर 1 है लघुत्तरात्मक, 2 है मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, 3 है सत्य असत्य, 4 है निबंधनात्मक प्रश्न। तो आप इसमें से उत्तर बताइएगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा क्या आपको, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा है। वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिएगा आप। वस्तुनिष्ठ मतलब कि जो प्रश्न केवल एक लाइन में लिखकर पूछा जाए, ठीक है, जो केवल एक लाइन में। तो इसमें से कौन ऐसा प्रश्न है जो आपको एक लाइन में लिख के पूछा जाता है, फटाफट से आंसर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, लघुरात्मक प्रश्न, ये तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न ये भी नहीं पूछा जाता है, ये तो एक लाइन में आएगा नहीं आपका। निबंधात्मक प्रश्न ये भी नहीं पूछा जाता है, तो पूरा चिट्ठा लिखा जाता है। तो हम ऑप्शन नंबर 3 को लेके चलते हैं, सत्य या असत्य प्रश्न। ये हमारा क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? पूछा क्या है, प्रगतिशील शिक्षा की क्या पूछा, आपको विशेषता पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, चौथा है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो फटाफट से आप सभी इसका आंसर दीजिएगा क्या होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक में देखिए आपको क्या दिया है, केवल। तो हमने आपको क्या बताया था, ये जो केवल है ये आपका निगेटिव वर्ड है, कहीं भी केवल आए तो मतलब ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत होगा। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करना, इसका कोई भी हमारा प्रगतिशील शिक्षा इस पे बल नहीं देती है कि अगर शिक्षा को हमें आगे बढ़ाना है तो हमने आपको प्रगतिशील शिक्षा पढ़ाया हुआ है। आप जाके प्ले लिस्ट से पढ़िएगा, वहाँ पे हमने आपको बताया कि परीक्षा अंक प्राप्त करने पर बिल्कुल बल नहीं देती है। प्रगतिशील शिक्षा का मतलब है कि चीज़ों को बच्चे को समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अंक अच्छा से अच्छा लाएँ तभी आपकी शिक्षा आगे जाएगी। बार-बार ली जाने वाली परीक्षा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हमारा प्रगतिशील शिक्षा करता है। हमारा प्रगतिशील शिक्षा क्या कहता है कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन लाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या पूछता है,
देखिए, अगर कभी भी आपको अगर हिंदी में ना समझ में आए तो आप इंग्लिश की भी चीज़ें थोड़ा बहुत पढ़ा करिए। तो अगर थोड़ा हिंदी टफ होता है तो इंग्लिश की चीज़ें पढ़ने से थोड़ा वहाँ जाने पे वो चीज़ें थोड़ा समझ में आती है, क्योंकि इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं। अलग क्या होती हैं, जैसे हमारा ऑप्शन है तो वो थोड़ा अलग होता है, हट के होता है, और हिंदी में जो ऑप्शन आते हैं और ऑप्शन हमें लगते हैं सारे सेम सेम हैं। ठीक है? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ते हैं। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। क्या मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के की डैश के बारे में चिंतित है। ऑप्शन नंबर 1 है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, बी है प्रश्नों के प्रकार, सी है विश्वसनीयता, डी है आपका वैधता। तो फटाफट से उत्तर दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, आप खुद को एक शिक्षक मानिए और आप अगर एक शिक्षक हैं तो प्रश्न पत्र के बाद क्या करते हैं, अगर आप ये जांच करते हैं, मतलब आप कोई पेपर बनाते हैं और आप क्या करते हैं, जांच करते हैं कि पेपर का जो प्रश्न है वो क्या, मतलब कि हमने परीक्षण के लिए विशिष्ट उद्देश्य से परीक्षा ले रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको क्या देखना है वहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पे बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर वैधता, यहाँ पे वैधता हम नहीं देखेंगे, विश्वसनीयता भी नहीं देखेंगे, प्रश्न के प्रकार भी नहीं देखेंगे। सबसे हमारा इम्पोर्टेंट क्या होगा, अगर हम पेपर बना रहे हैं तो संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। मतलब अगर हमारा जितने चैप्टर हैं उस चैप्टर में से सारे विषय वस्तु को हम शामिल करें तो हमारा उद्देश्य क्या होगा, पूरा होगा, कि हम वहाँ से पहचान पाएंगे कि बच्चे ने कितना सीखा है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कड़ा नहीं करनी चाहिए, बी है बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है, सी है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, डी है एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो फटाफट से आंसर बताइएगा, इसमें आंसर क्या होगा आप सभी का। तो चलिए देखिए, फटाफट से आंसर बताइए आप सभी। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 से देखते हैं, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि हमेशा भी हमारा यहाँ पे सी टेट में क्या होगा, हमारा बच्चा ही क्या होगा। देखिए, अब बच्चा ही हमारा क्या होगा, यहाँ पे राजा होगा। आप हमेशा प्रजा की तरह काम करेंगे। और देखिए, अभी ये क्वेश्चन हम ऐसे ये आंसर ऐसे नहीं सही कर सकते हैं। हम आगे के 2 क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप तुरंत पढ़ के और आंसर को सही कर देंगे। अभी हम इसको सही नहीं करेंगे। आगे के 2 क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन पढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा स्ट्रांग है। शिक्षार्थी को स्वतंत्र रूप से तड़कड़ा नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। शिक्षार्थी को देखिए, यहाँ पे शिक्षार्थी का क्या हो रहा है, शिक्षार्थी यहाँ पे राजा नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चे स्कूल के बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है, यह बिल्कुल नहीं है। बच्चा स्कूल के बाहर भी क्या सीखता है, वो भी प्रासंगिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर हमें क्या मिला है, ऑप्शन नंबर 3 मिला है। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछता है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। मतलब जो हमारा विद्यालय आधारित आकलन होता है वो किस पर आधारित होता है पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वह परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, 2 है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, 3 है विद्यालय वह परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, 4 है आकलन बहुत किफ़ायती मतलब मितव्ययी होना चाहिए। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइएगा आप सभी। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 से लेके चलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, आकलन बहुत किफ़ायती मितव्ययी होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर हम 3 देखते हैं क्या है हमारा। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं कि विद्यालय वह परिषद निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, ये कुछ सही लग रहा है। तो हम चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमें ऐसा नहीं है कि विद्यार्थियों को किसी भी कीमत पर सिर्फ ग्रेड दिलाएं और विद्यार्थियों को चीज़ें समझ में ना आए। वह परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थी की क्षमता को बेहतर जानते हैं, तो ये भी हमें क्या लग रहा है, कुछ सही लग रहा है। तो अब इन दोनों में से हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा लग रहा है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में क्या आपका विद्यालय वह परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, ठीक है। लेकिन तो विद्यालय सक्षम है ये ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा क्या लग रहा है
कि यहाँ पे हम एक शिक्षक क्या कर रहा है, अपने शिक्षार्थी की क्षमता को क्या कर रहा है, समझ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हम अपने शिक्षार्थी की क्या कर रहे हैं, क्षमताओं को यहाँ पे समझ रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या होगा। शिक्षार्थी व्यक्ति विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को ऑप्शन नंबर 1 होगा सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। 2 होगा कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। 3 होगा परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। 4 होगा अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो फटाफट से आप आंसर बताइएगा कि यहाँ पे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइएगा आप सभी। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 का देखते हैं, ऑप्शन नंबर 4 से देखते हैं हम। अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अधिगम की सिर्फ एक ही समान गति पर आप बिल्कुल बल नहीं देंगे। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। बच्चे पे आप परीक्षा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बच्चे पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। आपको पूछा क्या है, व्यक्ति विभिन्नता पूछा है, ठीक है, कि व्यक्ति विभिन्नता होता क्या है कि हर इंसान एक दूसरे से क्या होता है, अलग होता है। तो वो चीज़ें हमें देखनी है। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं क्या है, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। देखिए कठोर अनुशासन हमने आपको पहले बता दिया कि ये भी क्या हमारा निगेटिव वर्ड है। परीक्षाओं की संख्या बढ़ाना मतलब ये भी क्या है, हमारे ऊपर बर्डन कर रहा है, तो ये भी हमारा निगेटिव वर्ड ही होगा। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं क्या है, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना। देखिए व्यक्ति की विभिन्नता मतलब अलग अलग चीजें, तो यहाँ पे क्या होगा, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना। ये क्यों कराया जाता है, क्योंकि देखिए हर बच्चा एक ही तरीके से नहीं सीख सकता है, वो अलग अलग तरीके से सीखता है। जब बच्चा अलग अलग तरीके से सीखेगा तब हम क्या करेंगे, उसे अलग अलग क्या करेंगे, सीखने के अनुभव को उन्हें उपलब्ध कराएंगे, तो बच्चा हमारा अच्छी तरीके से सीख सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या होगा हमारा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 1 है सभी का विकास दर समान नहीं होती है। बी है विकास हमेशा रेखीय होता है। तीसरा है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। चौथा है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। तो फटाफट फटाफट से आप सभी आंसर करिएगा इसका। तो चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा हमारा। तो चलिए यहाँ पे क्या पूछा है कि विकास ऑप्शन नंबर 4 से हम देखते हैं, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं होती हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि विकास की जो जितनी प्रक्रिया होती है वो अंतर संबंधित होती है, एक दूसरे से क्या करती हैं, संबंध रखती हैं। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल नहीं। विकास हमारा क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास हमेशा रेखीय होता है, बिल्कुल नहीं। विकास हमेशा क्या करता है, जिगजैग मोशन में चलता है। विकास क्या करता है, कभी कम और कभी ज़्यादा चलता है, एक रेखीय नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि विकास एकदम सीधी रेखा में चले, क्योंकि अगर किसी का विकास हो रहा है तो वहाँ पे आप देखेंगे तो कभी किसी एज में कम तो किसी एज में क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए ये हमेशा एक रेखी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं हम क्या है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी की विकास दर हमेशा समान नहीं होती है। जो विकास की प्रक्रिया होती है वो क्या करती है, निरंतर चलती है। कैसे चलती है, निरंतर चलती है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये क्या होती है, कभी धीमी तो कभी तेज होती है, कभी तेज चलती है तो कभी धीमी चलती है, ठीक है। तो विकास की जो प्रक्रिया है कभी कम तो कभी कभी धीमी तो कभी तेज चलती है। तो हम चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। आप सभी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है, मानव विकास को क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, जो है ऑप्शन नंबर 1 शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। 2 है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। 3 है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। 4 है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो फटाफट से हमें इसका आंसर बताइएगा आप सभी कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइएगा आप सभी, इसमें क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 का होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 का होगा ऑप्शन नंबर 3। आप इसका सही उत्तर करिएगा। देखिएगा यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। आप इसको याद कैसे करेंगे, देखिए मनोवैज्ञानिक होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, संज्ञानात्मक होता है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक।
तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा इसको हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है, एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डैश पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, 2 है पुनर्बलन के सिद्धांत, 3 है अधिगम के सक्रिय अनुबंधन, 4 है ज्ञान के निर्माण। तो आप सभी इसका फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा। एक सेकेंड, आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप सभी बताइएगा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ क्या है, एक शिक्षिका है और क्या करती है, पाठ्य पुस्तक और क्या करती है, फल सब्जी के कुछ चित्र का क्या करती हैं, प्रयोग करती हैं और अपने विद्यार्थी से क्या करती हैं, चर्चा कर रही है। यहाँ पे आप अपने ऊपर ले लीजिए कि आप एक शिक्षिका हैं और पाठ्य पुस्तक और सब्जी के कुछ चित्र का प्रयोग कर रही हैं और अपने विद्यार्थी से क्या कर रही हैं, चर्चा कर रही हैं। तो विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से क्या करते हैं, जोड़ के पोषण की संकल्पना को क्या करते हैं, सीखते हैं। तो यह किस पर आधारित है, इन्होंने पूछा कि यह किस पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 1 है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शास्त्रीय अनुबंधन पे ये चीज़ें हम जोड़ दें। पुनर्बलन के सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत भी यहाँ भी नहीं होगा। अधिगम के सक्रिय अनुबंधन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, ज्ञान के निर्माण। यहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने ज्ञान का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा डैश के कारण रोता है। ऑप्शन नंबर 1 है सामाजिक दुश्चिंता, 2 है संवेगात्मक दुश्चिंता, 3 है अजनबी दुश्चिंता, चौथा है आपका वियोग दुश्चिंता। तो फटाफट से आप सभी आंसर करिएगा इसका और आप आंसर करते रहिएगा और ऑप्शन में आप हमें कमेंट करिएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं और कितने गलत हुए, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करते हैं, सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता और वियोग दुश्चिंता। तो इसमें क्या होगा आपका कि ऑप्शन नंबर बी संवेगात्मक दुश्चिंता आपका बिल्कुल सही होगा। क्यों, क्योंकि बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो मोहवश सिर्फ क्या करता है, रोता है संवेग के कारण। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे गलती कर सकते हैं, आप अजनबी दुश्चिंता लगा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत होगा आपका। वो अजनबी की वजह से नहीं रो रहा है क्योंकि आपको बच्चा डेली देखता है। तो आप अगर या दादी माँ है तो उन्हें डेली देखता है तो वो उनसे अजनबी नहीं है कि बच्चा वहाँ पे रोएगा। तो लोग क्या करते हैं, गलती क्या कहाँ करेंगे, अजनबी दुश्चिंता पर ही लगा देंगे क्वेश्चन पर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन पे नहीं लगाना है। वियोग, वो वियोग में भी नहीं है, वो इतना बड़ा नहीं हो गया कि वो वियोग में चला जाए। और सामाजिक दुश्चिंता ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो इतना बड़ा हो गया कि उसे समाज की चिंता होने लगे। तो यहाँ पे क्या होगा, संवेगात्मक दुश्चिंता। संवेगात्मक दुश्चिंता उसमें क्या होता है कि वो बच्चा क्या करता है कि उसमें क्या होता है, एक मोह होता है, अपनी माँ का क्या होता है, मोह होता है, सिर्फ मोहवश वो क्या करता है, वहाँ पे रोने लगता है। तो चलिए हम देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर 1 है सामाजिक मानदंड बनाना, 2 है समाज में बड़ों का सम्मान करना, 3 है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, 4 है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो चलिए फटाफट से आप सभी बताइएगा कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 से देखते हैं कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण। समाजीकरण क्या है, समाजीकरण भी हमने आपको पढ़ा दिया है। समाजीकरण क्या है, समाजीकरण का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम बता देते हैं कि ये ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या होता है, मनुष्य जैसे समाज मूल्यों, आदर्शों, व्यवहारों आदि को क्या करता है, सीखता है। हम क्या करते हैं, समाज से क्या करते हैं, हर चीज़ों को क्या करते हैं, सीखते हैं। मतलब जब हम सही चीज़ों को सीखते हैं तो हमारा क्या होता है, समाजीकरण होता है। और गलत चीज़ों को जब हम सीखते हैं तो हमारा समाजीकरण बिल्कुल नहीं होता है। तो समाजीकरण का चैप्टर हमने आपको पढ़ाया है, आप जाके प्लेलिस्ट से देखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अपने सामाजिक मानदंड बनाना, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऑप्शन नंबर 3 है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन का समायोजन, बिल्कुल नहीं। सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा।
ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 भी सही होगा कि समाज में बड़ों का सम्मान करना, ये भी सही है, लेकिन इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन आपका क्या है, इससे ज़्यादा ऑप्शन नंबर 3 आपका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन कि हम क्या करेंगे यहाँ पे समाज में वातावरण, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या है, ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, हम समाज के वातावरण में अनुकूलन और समायोजन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या हमारा है। 16 में क्या पूछता है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1 है वैश्विक प्रवृत्तियां, 2 है प्रयोजनात्मक उपागम, 3 है प्रगतिशील चिंतन, चौथा क्या है आपका लैंगिक पूर्वाग्रह। तो फटाफट से इसका आंसर बताइएगा कि क्या है। राज्य स्तर के एक एकल गायन में, देखिए पूरा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पढ़ना है आपको, हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, सिर्फ यहाँ पे आपको क्या देखना है, विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। ठीक है, लड़कियों को वरीयता देना मतलब यहाँ पर क्या हो गया आपका लैंगिक पूर्वाग्रह। जब पूर्वाग्रह आएगा तो यहाँ पे स्पेशली या तो लड़के को वरीयता दी जाए या तो लड़की को दी जाए, दोनों में से किसी एक को अगर स्पेशली वरीयता दी जाए तो हाँ लैंगिक पूर्वाग्रह होगा। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ लड़के को वरीयता दिया जा रहा है ज्यादातर तो वो लैंगिक पूर्वाग्रह नहीं है, या तो ऐसा नहीं है कि हाँ लड़कियों को वरीयता दी जा रहा है तो ऐसा नहीं, दोनों में से किसी एक को क्या करे बहुत ज्यादा वरीयता दे और एक को क्या करे पीछे छोड़ दे, तो वहां पे हमारा लैंगिक पूर्वाग्रह होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, जैसे है ना कि लड़की हूं तो कर सकती हूँ या मैं लड़का हूं तो कर सकता हूँ, कोई एक अपने लिए स्पेशली करे तो वहां पे क्या होगा लैंगिक पूर्वाग्रह। अगर वहां पे हम कहें लड़की और लड़कियां दोनों कर सकती हैं तो वहां पे लैंगिक पूर्वाग्रह नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक के महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आनुवंशिक, 2 है नैतिक, 3 है शारीरिक, 4 है सामाजिक। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा। वाइगोस्की, देखिए यहाँ पे बताते हैं हम कि आनुवंशिक बिल्कुल नहीं होगा, नैतिक भी नहीं होगा, शारीरिक भी नहीं होगा, सामाजिक भी नहीं होगा। अब आप बताइए क्या होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे होगा क्या होगा, सामाजिक होगा। ऐसा नहीं है यार कि कुछ भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन सही तो दिया होगा ना, मतलब हम बोल दिए तो नहीं होगा तो नहीं होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आनुवंशिक नहीं होगा, नैतिक नहीं होगा, शारीरिक नहीं होगा। देखिए वाइगोस्की जी आपको जहां भी मिल जाए, ठीक है, आप सामाजिक सीधा से सीधा टिक कर दीजिएगा। वाइगोस्की आप ऐसे याद कर लीजिए, देखिए यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा वाइगोस्की सामाजिक। ठीक है, यहाँ पे वाइगोत्स्की के साथ सामाजिक याद कर लीजिए। ठीक है, वाइगोस्की सामाजिक, इनका नाम ही आप ऐसे ही याद कर लीजिए, क्योंकि जब मैंने याद किया था ना तो मैंने ऐसे ही याद किया था कि वाइगोस्की सामाजिक, जिसका जो वैज्ञानिक है उनका जैसे वाइगोस्की सामाजिक, इस तरीके से इन्हें याद करेंगे तो आपको जल्दी याद, जहां भी वाइगोस्की आए आप सामाजिक सीधा सीधा टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछ रहा है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, यह डैश से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर 1 है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, 2 है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, 3 है वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, 4 है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। तो फटाफट से इसका आंसर बताइएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है कि शिक्षिका क्या कर रही है कि विविध अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण क्या कर रही है कार्य का प्रयोग कर रही हैं। आप एक शिक्षिका हैं तो अलग अलग मतलब शैली का प्रयोग कर रही हैं, अलग अलग कार्य करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यह जो अलग अलग शैलियों का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग कार्यों का उपयोग करते हैं, तो वो कौन करता है। तो आइए देखते हैं हमारा पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, बिल्कुल नहीं। ठीक है, वाइगोस्की का सामाजिक सिद्धांत, ये भी नहीं होगा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, बिल्कुल नहीं। गार्डनर की बहुबुद्धि का सिद्धांत, तो यहाँ गार्डनर का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, इसके अनुसार हम क्या देखते हैं कि जो बुद्धि का एक रूप क्या होता है, यहाँ पे एकांकी नौकर क्या होता है, बहुकारकी होता है। यहाँ पर क्या होता है, बुद्धि क्या होता है, बहुकारकी होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे बुद्धि क्या होता है, बहुकारकी होता है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जिस प्रकार शिक्षिका अपने शिक्षार्थी को क्या कर रही है कि भिन्न भिन्न अधिगम को क्या कर रही है, संतुष्ट करा रही शैलियों द्वारा, तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे यह दिखाता है कि अलग अलग शैली कर रही है, तो मतलब अलग अलग बुद्धि का इस्तेमाल कर रही है, मतलब बहुविधि सिद्धांत होगा यहाँ पे। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पे याद रखना, आपको पूछ सकता है कि गार्डनर ने
कौन सा सिद्धांत दिया, किस बुद्धि का सिद्धांत दिया, तो उन्होंने किसका सिद्धांत दिया है, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। मतलब एक शिक्षिका है, अपने आप से कभी भी क्या करती है, प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। वो अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश के लिए सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन। 2 है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। 3 है सीखने की तत्परता। 4 है सक्रिय भागीदारिता। तो ऑप्शन नंबर 19 का आंसर क्या होगा, आप सभी फटाफट से में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन। ऑप्शन नंबर 1 ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी चीज़ का वो उचित संगठन कर रही हैं। अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने का भूमिका प्रतिरूप बनाना बिल्कुल भी नहीं है कि एक बच्चा है तो वो खुद से उसमें इतना क्या बोलते हैं, इतना ज़्यादा उसमें क्षमता नहीं है कि वह एक उदाहरण की अच्छा भूमिका बना सके। ठीक है, और सीखने की तत्परता ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। सक्रिय भागीदारिता, यहाँ पे शिक्षिका क्या कर रही है, सक्रिय भागीदारिता निभा रही हैं, क्योंकि वो खुद से आंसर नहीं दे रही हैं, वो बच्चों से आंसर दिलवा रही हैं। तो क्या कर रही है, चर्चाएं कर रही हैं, समूह बनवा रही हैं बच्चों से। तो वहाँ पे क्या है, वो अपना सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पे ये क्या हमारा आधारित है। तो चलिए हम देखते हैं, आपको होगा 19 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है बैठने की उचित व्यवस्था। 2 है शिक्षण अधिगम संस्थाओं की उपलब्धता। 3 है विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। 4 है विषय वस्तु में प्रवीणता। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिएगा आप सभी, इसमें क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षक से संबंधित अधिगम, मतलब क्या पूछा, क्या आपको शिक्षक से संबंधित अधिगम पूछा है। ठीक है, तो यहाँ बैठने की उचित व्यवस्था नहीं, ये क्या हो, ये बच्चे से संबंधित हो जाएगा। शिक्षण अधिगम संस्थाओं की उपलब्धता बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं क्या है, विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति बिल्कुल नहीं। विषय वस्तु में प्रवृत्ता, अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपसे संबंधित अधिगम किससे प्रभावित करेगा, विषय वस्तु में प्रवृत्ता। आप शिक्षक है, जिस विषय के शिक्षक है उसमें आपको क्या होना चाहिए, विषय का प्रवृत्ता, मतलब वो विषय आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, तभी आप दूसरे को समझा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। डेली डेली आपको हम 20 क्वेश्चन लेंगे और देखेंगे, तो हम अगर आप हमें कमेंट करिएगा तो हम 30 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पे हम देख लेते हैं, आपको हमने यहाँ पे मेरे चैनल का नाम है टेक सीटेड पूजा यादव, तो आप यहाँ पे जाइएगा, एक सेकेंड। तो देखिए यहाँ से आप जाइएगा यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर जाने के बाद यहाँ पे ये सर्च का बटन करिएगा और यहाँ पे से डालिएगा टेक सीटेट पूजा यादव, ये मेरा चैनल आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप चैनल को ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिया रहेगा, आप वहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप वहाँ ओपन करके आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा। चैनल ओपन करेंगे आप तो आपको यहाँ से ये देखिए, ये प्ले लिस्ट है, आपको यहाँ पे जाएंगे तो मेरी सारी वीडियो जितनी अपलोड रही रहेंगी वो आ जाएंगी आपको। और प्ले लिस्ट में देखना होगा तो यहाँ से प्ले लिस्ट की सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। तो देखिए हमने यहाँ पे पर्यावरण का 22 वीडियोस और सीरीज का हमने 2 वीडियो, हैप्पी संडे का हमने वीडियो बनाया है, और ईवीएस का भी हमने एनसीईआरटी बनाया है, और प्लस सीटेट का। तो हमने अलग अलग से आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट बना के रखा है, तो आप यहाँ से जाके चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आप हमें कमेंट करिएगा कि आप 20 में से कितने मार्क्स को ला पाए हैं। और आगे आप हमें कमेंट करेंगे तो हम ईवीएस का भी स्टार्ट कर देंगे आपको। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।